बहुत सारे लोगों को कुछ गलत फहमियाँ हैं। तो आज की इस कहानी से मैं कोशिश करूँगा कि आपके मन में ये जो डाउट है, गलत फहमी है, इसे मैं दूर कर दूँ। और ये जितना जल्दी आप समझ जाएं उतना बेहतर है, वरना इस लड़के ने जो गलती करी है और आपने भी ऐसी करी होगी या कर रहे होगे या करने वाले होगे, तो परिणाम कहीं इससे भी भयानक ना हो। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आपका आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। आज की कहानी दिल्ली से है और कहानी शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक ऐसे शब्द के बारे में बताना चाहूँगा जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ध्यान से सुनिएगा। बड़े सम्मान के साथ नाम लेता हूँ, अघोरी बाबा। ये कौन है? आप मन में बहुत सारी इनकी इमेजेस बना चुके होंगे, जैसे मैंने बोला है। बहुत सारे इनके बारे में विचार आ गए होंगे आपके मन में, लेकिन लेट मी क्लियर यू, अच्छे से सुन लो, समझ लो। अघोरी बाबा जो होते हैं ये माँ काली की पूजा करते हैं और भोलेनाथ बाबा जो है हमारे महादेव, उनके भैरव अवतार की पूजा करते हैं। तो आप ये भूत प्रेत आत्मा और क्या कहते हैं, छल कपट करने वाला या भिक्षा मांगने वाला, एक भी अघोरी बता दीजिए जो कि वास्तव में अघोरी हों, जिन्होंने कभी आपसे 1 रुपया भी मांगा हो। उन्हें संसार की मोह माया से मतलब ही नहीं होता। ये तपस्या का जो एक विधि है, जो विधान है, ये बिल्कुल ही अलग होता है। ये आपके और हमारे बस की बात नहीं है, ठीक है? कोई 2 दिन में शुरू करके आप तीसरे दिन पूजा को संपन्न नहीं कर सकते। ये इतनी अपनी भक्ति में लीन होते हैं कि अगर ये अपनी पूजा कर रहे हैं और उस समय कहा जाता है कि बाढ़ भी आ जाए तो भी ये वहाँ से अपनी जगह नहीं छोड़ते। आंधी आ जाओ, बारिश आ जाओ, बर्फ़ हो या ओले गिर रहे हो, जहाँ आप और हम आसरा ढूंढने लग जाते हैं, भागने लग जाते हैं, हवा से बचने के लिए कहीं 4 दीवारी के बीच में आ जाते हैं। इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। और आप इन्हें क्या कहते हो? भिक्षा मांगने वाला। लेकिन आज की ये कहानी ज़रूर सुनिएगा, बहुत सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। अब जो लोग नए आए हैं वो कहेंगे कि इतनी देर से ये बात कर रहा है लड़का, सुनाएगा क्या, कब सुनाएगा और क्यों है, क्या होने क्या वाला है? तो यहाँ आपको फैक्ट्स मिलते हैं, ईश्वर से जुड़े चमत्कार मिलते हैं, रोचक पौराणिक कथाएं मिलती हैं और मैं बात करता हूँ तीसरी शक्ति के उन प्रकोप के बारे में जो लोगों ने अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस करे हैं। मैं कहानी के माध्यम से उन्हें यहाँ बताता हूँ। अच्छा, मैं अपना नाम बता चुका था, नितिन नाम है मेरा, ठीक है? अगर आपको कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर करिएगा। आपके 1 लाइक से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन है, उसे सब्सक्राइब को दबा दीजिएगा। बाकी का काम सारा मेरा रहा। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर शुरुआत करता हूँ। जय भोलेनाथ। ये कहानी दिल्ली की है। दिल्ली की एक मिडिल क्लास फैमिली है जिसके अंदर जो पापा हैं सेल्समैन हैं। वो छोटे मोटे मतलब जैसे कहते हैं ना, रिटेलर और डीलर के बीच का काम कर देते हैं, या ये भी कह सकते हैं होलसेलर से माल ले लिया, छोटे छोटे रिटेलर्स में बांट दिया, उससे कुछ पैसे बच गए और अपने घर पर वो इसी से दाल दलिया चला रहे हैं। और ऐसा हज़ारों लोग करते हैं हिंदुस्तान में तो खैर, और इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आदमी मेहनत करता है, 2 पैसे बचाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब आओ इनकी फैमिली पर। बहुत मेहनत करती हैं, बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती हैं, किसी तरह से 2 पैसे जुड़ जाएं और बेटी और बेटे के लिए एक अच्छा फ्यूचर सिक्योर कर पाएं। ध्यान से सुनिएगा। जो आप लोग हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले लेते हो ना, कि पापा आप ये कैसा पर्स ले आए, आज की डेट में इसे कौन यूज़ करता है? अरे पापा मेरे लिए ऐसे शूज़ मत लाओ, कॉलेज में मेरा मजाक उड़ेगा, मुझे पैसे दे दो, मैं खुद खरीद लूँगा। उनकी भावनाओं को समझो, जो वो ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं और किन परिस्थितियों से वो होकर ला रहे हैं। वो पिता जो सेल्समैन है, वो रबड़ की चप्पल में गर्मी में भी सर्दी में भी जैसे तैसे करके अपनी एक
पता नहीं कौन से सदी की मोटरसाइकिल पर इधर उधर भागता पसीनों में, ठीक है, उसी चप्पलों में कुछ पैसे बचाकर अपने बेटे के लिए जूता लाया और उसने पहनने से मना कर दिया। क्यों? फैशन में नहीं है। कौन पहनता है? मेरे कॉलेज में ब्रांडेड जूते पहनते हैं लोग। उसको ये मानना चाहिए कि मेरे को अपने पिता पर गर्व है कि मैं मिडिल क्लास या उससे भी थोड़ा नीचे बोल दो, वहाँ का होने के बावजूद ऐसे कॉलेज में पढ़ रहा हूँ जहाँ पर बड़े बड़े लोगों के भी बच्चे आते हैं। पिता पर गर्व होना चाहिए। उनके खरीदे हुए जूतों पर शर्म नहीं आनी चाहिए थी। अब आओ बिटिया की तरफ। बिटिया भी थोड़ा सा फैशन की तरफ झुकी हुई है, ठीक है, मतलब उसे हाँ पढ़ाई में इंटरेस्ट है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मुझे बड़े होकर सफलता की किसी ऊंचाई पर पहुंचना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या मुझे कोई पैशन फॉलो करके कहीं पहुंचना है। कुछ नहीं, पता नहीं किस दुनिया में है। ये दोनों ही बच्चे हाथ से निकले हुए हैं, और ये जो माता पिता है ना, हर बार बस दोनों की गलती और दोनों का गंदा व्यवहार नज़रअंदाज कर देते हैं। जो ये बेटा है ये फाइनल ईयर में है और 2 ही महीने बचे हैं इसको कॉलेज से बाहर आने में। जो बिटिया है वो फर्स्ट ईयर में है। दोनों एक ही कॉलेज में है और माता पिता बस ये मानिए इन दोनों के लिए सिर से लेके पैर तक मेहनत कर रहे हैं और एक एक रुपया जमा कर रहे हैं। दोनों ने, मतलब हस्बैंड वाइफ ने, अपने लिए करीब 5 साल से कुछ ख़रीदा नहीं है, और हर साल इन दोनों के बर्थडे पर इनकी फरमाइश की चीज़ के आसपास का कुछ ले आते हैं। हाँ, इन्हें फिर अपमान झेलना पड़ता है। माता पिता को बहुत ही बदतमीज़ी से दोनों बोलते हैं, इनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन फिर 1-2 दिन बाद उसे इस्तेमाल भी कर लेते हैं। क्या करें? ये कोई माँ बाप को सम्मान देने वाली बात नहीं थी। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बेटा अब यहाँ से कॉलेज से पास आउट हो गया है, नंबर कुछ ठीक नहीं आए, और जब नंबर अच्छे नहीं होते ना, और आपने स्कोर कहीं भी नहीं किया हो, आपके पास क्वालिटी कोई बेहतरीन ना हो, तो आप मार्केट में सरवाइव कैसे करोगे? आपसे बेहतरीन लोग मार्केट में आ चुके हैं। आप ही के बैच के जो 90% लेकर आए हैं, कंपनी उन्हें रखेगी नौकरी पर, या जो 40 और 45 वाले हैं उन्हें रखेगी? मतलब ही नहीं उठता। तो ये कुछ ऐसे ही रह गए। घर पर बैठे हुए 3 महीने हो गए हैं। पूरे दिन फ़ोन में लगा रहता है, शाम को अपने दोस्तों के साथ चला जाता है, रात में 12 बजे करीब आ जाता है, और फिर माँ बाप को उल्टी सीधी बातें बोलना शुरू। हाँ, बहन और ये भाई, ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा एक अच्छी बॉन्डिंग रखते हैं। क्यों ना हो, क्योंकि दोनों को ही माँ बाप का मजाक उड़ाना पसंद है। ठीक है, ध्यान से सुनना। इनमें से अगर आप कोई भी हो, जैसी बहन और भाई मैंने बताया है, अगर आप हो, तो मेरे भाई एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, ये आपके लिए चैनल नहीं है। डिसलाइक करो और आप कुछ बेहतरीन देखो, अच्छी अच्छी वीडियोस, कुछ आपको आपके इंटरेस्ट का कुछ मिले, क्योंकि मैं यहाँ यही सब बताता हूँ जो आपको बुरा लग रहा होगा। दिल पर लग रही है बात, आप भी ऐसा कर रहे हो। आपने भी कभी अपने माँ बाप के दिए हुए गिफ्ट का सम्मान नहीं करा, या कभी अपमान किया था। अफसोस, आपको ब्रांडेड फैंसी महंगा मोबाइल चाहिए था, पापा ये ले आए 9-10 हज़ार वाला। नसीब नहीं होता है लोगों को 2 वक्त की रोटी को भी देखना। आप खुशनसीब हो कि आपके पास स्मार्टफोन है। अब होता क्या है कि एक दिन की बात है, पिता को हल्का सा बुखार हो जाता है। तो जो धर्मपत्नी है चिंतित हो जाती हैं और वो कहती हैं कि मैं पड़ोस से दवाई लेकर आती हूँ। तो उसने कहा कि दवाई लेने जाओगे तो कम से कम वो 150 रुपये की दवाई दे देगा, जो कि अभी फ़िलहाल हमारी स्थिति ठीक नहीं है और वो डॉक्टर महंगा है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं सिर्फ मेडिकल स्टोर से तबीयत बताकर ऐसे ही ले आऊँगी, वो 30 रुपये की पुड़िया बना देते हैं, मैं वो ले आती हूँ। अब मेडिकल स्टोर वाले से इन्होंने यही सब बताया, उनकी तबीयत ऐसी है। वो भी जानकार निकला और उसने दवाई दे दी। वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, लेकिन अब किस गरीब की स्थिति कैसी है क्या जाने।
वो नहीं अफोर्ड कर सकते किसी 500 रुपये के डॉक्टर को दिखाना, 1000 रुपये के डॉक्टर से वो कंसल्ट नहीं करा सकते, नहीं उनकी स्थिति, क्या करें। वो घर आती हैं, दवाई रखती हैं टेबल पर और पानी का गिलास लेने जाती हैं, तो तभी बेटा आता है बाहर से। तो पिता कहते हैं कि बेटा कहीं नौकरी की कोई बात कर ले, बड़ी स्थिति ख़राब चल रही है, अब तू बड़ा हो गया है, पिता का सहारा बन, थोड़ा मदद तो कर, और अगर जब तक जॉब नहीं लगती तो जैसे मैं सेल्समैन हूँ ऐसा तू भी मेरे साथ मदद कर, मैं तेरे को दुकानें दिखा दूँगा। तो उसने कहा कि ऐसा है, जो गलती तुम कर रहे हो मैं थोड़ी ना करूँगा। अरे तुम जानते हो मैं किस कॉलेज से पढ़ा लिखा हूँ, मैं इतना बड़ा आदमी बनूँगा, ठीक है, और तुम मेरे से ये छोटी बातें कर रहे हो। उन्होंने कहा अरे जब बनेगा तब बन जाइयो, हाथ जोड़ता हूँ, घर को ज़रूरत है तेरी। तो फिर बोलता है कि घर को अगर मेरी ज़रूरत है तो तुम घर में क्या कर रहे हो, तुम चले जाओ कहीं। तो पिता ने कहा मैं समझा नहीं, मैं कहाँ जाऊँगा। उन्होंने कहा तुम भी चले जाओ और मम्मी को भी ले जाओ, हम दोनों बहन भाई यहाँ पर रह लेंगे, किराया कहाँ से दोगे। उन्होंने कहा किराए का हम कहीं ना कहीं से बंदोबस्त कर लेंगे, मैं उतना कमा लूँगा। तो उन्होंने कहा तो हमारे घर में रहने के साथ नहीं कमा सकता, हम दोनों से तुझे दिक्कत क्या है। तो उस लड़के ने कहा कि तुम में से कुछ अजीब सी स्मेल सी आती है मुझे। इस बेवकूफ़ को पिता में से स्मेल आ रही है। मैं सॉरी कहानी से हटकर बोल रहा हूँ, ये जो तू महंगा महंगा डीओ लगा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, महंगा महंगा डीओ लगा रहा है और अपने आप को महका रहा है, तो मेरे बेवकूफ़ भाई ये तेरे इस महंगे डीओ का कमाल नहीं है, ये तेरे बाप का पसीना है जो तू इतना इतरा रहा है। समझदार को इशारा काफ़ी है। वो डीओ कम नहीं होता जो पिता के पसीनों से स्मेल आती है। खैर, मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप उसी बिरादरी के हैं तो भाई डिसलाइक करो और हैप्पी बर्थडे। मुझे शौक़ नहीं है आप जैसों को कहानियाँ सुनाने का, क्योंकि दुखती नस पर हाथ रखने का काम कर रहा हूँ आजकल मैं। बहुत मैसेजेस से पता पड़ रहा है मुझे, और ये सभी का आशीर्वाद है, आप सभी का और भोले की कृपा कि रुकते तो नहीं अब हम। होता क्या है, जैसे ही इसने बोला पिता की आंखों में आंसू आ गए। पिता ने कहा चल जैसी तेरी इच्छा, तुझे जो करना है कर, मैं कह ही क्या सकता हूँ। तभी बिटिया अंदर वाले कमरे से आती है, सब कुछ सुनती हुई, हाथ में फ़ोन है, तो कहती है कि स्मेल तो हाँ मुझे भी आती है, कहीं इनकी दवाइयों की वजह से तो नहीं आती। और इसने, बेटे ने वो दवाई उठाकर बाहर फेंक दी जो माँ लेकर आई थी। माँ पानी का गिलास लिए रसोई में खड़ी रही क्योंकि वो रो रही थी, वरना पानी लाने में कितनी देर लगती है। वो बस अपने आंसू नहीं दिखाना चाह रही थी, इनके पति वरना टूट जाते। जैसे तैसे करके बस वो वहाँ खड़ी थी और अपने आंसुओं को दबाए खड़ी थी, अपनी आवाज़ को दबाए खड़ी थी कि जैसे ही ये दोनों वहाँ से जाएंगे तब मैं दवाई के लिए पानी का गिलास लेकर जाऊँगी। जैसे ही वो दोनों घर से बाहर गए घूमने, बहन भाई दोनों घूमने, ये आती है अपना मुँह पहुँच के आराम से नॉर्मल होके कि दवाई खा लो। तो बोलता कि वो मैंने बिना पानी के खा ली। क्या बोले, बेटे ने दवाई बाहर फेंक दी। जब ये बाहर का दरवाज़ा बंद करने गई तो इसने 2 दवाई बाहर पड़ी देखी थी। इसने दोनों दवाई उठाई और फिर तीसरी और ढूंढने लग गई, वो भी मिल गई। अपने हाथ में इस तरह से बंद करके आती है और हाथ पीछे कर लेती है और पूछती है कि दवाई कड़वी तो नहीं थी। उसने कहा हाँ थोड़ा कड़वी तो होती हैं। उन्होंने कहा झूठ मत बोलो, झूठ ज़्यादा कड़वा होता है। और हाथ में दवाई दिखाती है, जब तुमने खा ली तो ये कहाँ से आ गई। अभी रोने लगा। अब ये दोनों फूट फूट कर रो रहे हैं और अपनी किस्मत को ये सोच रहे हैं कि हम कैसे सब कुछ ठीक देख पाएंगे या देख भी पाएंगे। यहाँ स्थिति अभी खराब थी, अब भयानक और बदतर होने वाली है, थोड़ी सी डरावनी भी होने वाली है। पहली बार इस तरह की कहानी है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है कि इस लड़के ने जब बहुत ट्राई कर लिया, ट्राई भी कैसी कैसी कंपनियों में जाकर कर रहा है जहाँ पर इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। वहाँ का पियोन भी इससे ज़्यादा अच्छे नंबर लिए खड़ा है, तो तुझे तो जाना ही नहीं चाहिए था।
3-4 कंपनी गया। फिर उसके बाद इसने सोचा कि सब बेवकूफ़ी है, कोई मैं व्यापार करूँगा, इन्वेस्टमेंट लानी पड़ेगी कहीं से। घर पर आता है, पिता से बोलता है कि मुझे 5-6 लाख रुपए चाहिए अर्जेंट। पिता ने कहा कि 5-6 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा, और इतने पैसे होंगे तो हम सबसे पहले एक अपना छोटा सा घर नहीं ले लेंगे कहीं, एक कमरे का ही सही, लेकिन होगा तो अपना। हम पे कहाँ से आएंगे इतने पैसे, हमारे तो बैंक में भी इतने नहीं हैं। बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे 16-17 हज़ार रुपये होंगे। कैसी बातें करता है तू। तो उसने कहा भाई तुम्हारे को कहीं से लाने तो पड़ेंगे, वरना तुम्हारा यहाँ पे मैं जीना दुश्वार कर दूंगा। पिता से बोल रहा है लड़का। माँ ने कहा कि ज़्यादा बदतमीज़ी अब बढ़ गई है, आप जवाब क्यों नहीं देते। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बेटा है, सुधर जाएगा, वक्त थोड़ा ख़राब है, जॉब नहीं है इसलिए थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया है। कह रही वक्त ख़राब नहीं है, इसकी अब नीयत भी ख़राब है। ये हमको क्या समझ रहा है। आप एक काम करिए ना, इसे घर से बाहर निकाल दीजिए। जब अपने लिए 2 पैसे कमाएगा तब इसे तमीज़ आएगी। तुझे बात करने की तमीज़ नहीं है, तू पिता से कैसे बात कर रहा है। तो उसने क्या कहा कि अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो तुम्हारे पास अगर कुछ रखा हो तो उसे कहीं दे आओ और पैसे ले आओ मेरे लिए। तो उन्होंने कहा तुझे पैसे चाहिए क्यों। तो लड़का बोलता मुझे व्यापार करना है। पिता ने पूछा किस चीज़ का व्यापार करेगा, कैसे करेगा, क्या शुरुआत करनी है, मुझे बता। मैं बहुत दुकानों पर जाता हूँ, मुझे हर चीज़ का ये पता है कि किस में कितना मुनाफा है। तो लड़के के शब्द सुनिएगा ध्यान से। अब तू सिखाएगा अनपढ़ मुझ पढ़े लिखे को व्यापार कैसे होता है। इतना सम्मान मिल रहा है। पिता ने अपनी धर्मपत्नी का हाथ पकड़ा और बोलते हैं कि चलो ये तो गुस्सा हो रहा है, बाद में बात कर लेंगे, और हम पहले उनके होकर आते हैं जिनके आज कीर्तन में जाना है ना, क्योंकि ये दोनों यहाँ बैठकर रो नहीं सकते, इसलिए बस ये घर से बाहर निकल गए, अपने घर से काफ़ी दूर गए हैं। और एक बेंच पड़ी होती है ना जैसे पार्क के बाहर, ग्राउंड के बाहर, उस पर बैठकर दोनों रो रहे हैं। इन्हें रोता देख एक बुज़ुर्ग थे वहाँ पर, उन्होंने पूछा बेटा क्या बात है, क्यों परेशान, क्यों चिंतित है और रो क्यों रहे हो दोनों। उन्होंने ये मानो कि उनके किसी अपने ने या पिता ने उनकी दुखती नस पर हाथ रख दिया और उन्होंने अपनी सारी बात उन्हें बता दी। उन्होंने कहा बेटा मैं तुझे जानता नहीं, लेकिन तूने सही टाइम पर अपने बेटे का कान नहीं ऐंठा। ये गलती आजकल बहुत हो रही है। तुझे 1 रुपये की चीज़ चाहिए बेटा, हम 2 रुपये की ला के देंगे। क्यों दे हम 1 रुपये की भी चीज़, अभी उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपको 1 रुपये की चीज़ मिलेगी, तब उसे 1 रुपये की वैल्यू समझ आएगी। लेकिन बेटा मैं तेरे लिए कुछ करूँगा ज़रूर, बता क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं बाबूजी, बस आपने इतना वक्त दे दिया बहुत है, मैं समझ नहीं पा रहा क्या करूं कैसे करूं। तो उन्होंने अपना घर का एड्रेस बताया कि कभी भी तुझे परेशानी हो जाए तो मुझे बताइए ज़रूर। मेरे 2 बेटे और 3 बिटियां हैं और सब अच्छी अच्छी जॉब पर हैं, और ऐसी जॉब पर हैं कि तेरी मदद बहुत आराम से कर देंगे। 2 तो पुलिस में है और जो बड़ी बिटिया है वो वकील है। समझ गया ना मैंने क्या कहा है। और वो कहता अरे नहीं हम ऐसा कुछ नहीं सोच रहे, वो हमारा अपना बेटा है, आपने कह दिया बहुत है। कह रहे नहीं फिर भी अपना बेटा है तभी बता रहा हूँ। वक्त ज़रूरत अगर मेरी पड़ जाए तो रात दिन दोपहर शाम कभी मत देखना, सीधा मेरे घर आ जाइयो, मैं तेरा बाल भी नहीं बाका होने दूंगा। ये मान लो कभी कभी ईश्वर किसी भी रूप में आकर आपको सहारा दे जाते हैं कि तू टेंशन मत ले, मैं इर्द गिर्द हूँ तेरे, मैं पास हूँ, साथ हूँ। और ये दोनों ऐसा नहीं कि मतलब किन्हीं भी भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हैं, ये सभी में आस्था रखते हैं और सभी की पूजा करते हैं। इनके छोटे से मंदिर में इन्होंने प्यारा सा पूरा दरबार सजा रखा है और ये भगवान जी के सामने बस जाकर यही बोलते हैं भगवान जी बच्चे खुश रहें। अपने लिए तो कभी कुछ मांगा ही नहीं इन्होंने। ये माँ बाप होते ही ऐसे हैं। आज तक साइंस ने रिसर्च करके ये नहीं अंदाज़ा लगा पाए कि माँ बाप किस मिट्टी के बने होते हैं। साइंस फेल है यहाँ, बड़े बड़े साइंटिस्ट फेल हैं।
नहीं बता सकते। ये जो भाई साहब हैं, ये अपने घर आते हैं तो दोनों बेटा बेटी घर पर नहीं है। इनकी प्लानिंग देखिए। अब ये जो बेटा बेटी हैं, ये अपना घूमने चले गए। सभी लोग, इनके साथ के कुछ लड़के लड़कियां थे, सब लोग कहीं घूमने चले गए। तो इनके सामने से एक अघोरी बाबा जा रहे थे। पहली बात मैं बोल रहा हूं कि 100 में से 99% आप इन्हें आता जाता नहीं देख सकते। 99%। 1% हो सकता है कि आपके घर के आसपास इनका पूजा स्थल हो तो आपको दिख जाते हो, अच्छी बात है, आप लकी हैं, लेकिन अक्सर नहीं दिखते हैं। इन्होंने उनका रास्ता रोका, सभी ने। अब ध्यान से सुनिएगा। बाबा ने कुछ नहीं कहा तो बोलता है ये बदतमीज लड़का, क्या नाम है, कहाँ से आया है, कौन से मंदिर में रहता भाई, और इस तरह के कपड़े क्यों पहनते हो, कपड़े नहीं है, हम दिलवा दें। और सब हंसने लगे। पहली बात, तू किसके सामने क्या बोल रहा है, बिल्कुल अकल नहीं है। अरे भैरव बाबा का एक तरह से दूसरा रूप मान लो उन्हें। उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो थोड़ा सा रास्ता बदले और फिर चलने लगे। फिर सामने आ गए ये सारे जने, लड़के लड़कियां अपना कॉलेज के बाहर निकले हैं, कोई नौकरी नहीं, कोई कुछ नहीं, समाज में कोई इज्जत नहीं, माँ बाप से कोई मतलब नहीं, तो रोड पे यही सब करेंगे। और इस तरह के आपके भी घर के आसपास बहुत दिख जाते होंगे। सच में इनका फ्यूचर ज़ीरो है, ठीक है। आपके भी आसपास होंगे, मेरे भी आसपास है। इन्होंने फिर से उनके बारे में बहुत अपशब्द बोले और फिर इन सभी लड़के लड़कियों ने आपस में कुछ बात करके ना, उनके हाथ में एक छोटा सा झोला था, वो उनसे छीनने की कोशिश करी कि दिखा भाई इसके अंदर क्या है, दिखा 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 दिखा। वो एक तरह से छीन लिया, उसे खाली कर दिया, तो उसमें 2 सूखी रोटी पड़ी थी, ठीक है। और फिर वो हाथ में यूँ लेके कहता अरे ये तो सूख गई, और वो फेंक दी। पहली बात, अन्न का अपमान, और किसके सामने, कोई बात नहीं। तभी वहाँ से एक बुज़ुर्ग जा रहे थे, उन्होंने बाबा को देखा, हाथ जोड़े, और मतलब पहली गलती तो ये कि उन बुज़ुर्ग ने ये काम किया, ठीक है, हाथ जोड़े, ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन जो उनके झोले में उसने बुज़ुर्ग ने एक तरह से वो 50 का या 100 का नोट जो था वो डाला, वो गलत कर दिया। वो भी उन लोगों के सामने जो कि जॉबलेस है, नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है। अब ये जो अघोरी बाबा हैं, ये मांगते नहीं हैं और इन्हें आपके धन से, संपत्ति से, संसार की किसी भी मोह माया से कोई मतलब नहीं होता। वो कागज़ है उनके लिए। तो उन्होंने झोले में से निकाल के बिना देखे बाहर फेंक दिया। कितने का नोट है, क्या है, नोट है, पैसा है, सिक्का है, क्या, उन्हें मतलब नहीं, उन्होंने निकाला, बाहर फेंक दिया और वो वहाँ से चल दिए। जैसे बारात में छीना झपटी नहीं हो जाती पैसों के लिए, इस तरह इन पढ़े लिखे गंवारों में इस तरह की छीना झपटी हुई और वो 50 का 100 का जो भी नोट था उठा लिया। अब इन सभी ने उन पैसों से थोड़ा पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न ले लिए, कुछ इधर उधर की चाट पकौड़ी खा ली, पैसे ख़त्म हो गए। लेकिन अब डिस्कशन देखिए कि भाई इन लोगों की बहुत मौज है, एक एक दिन में 1000-1000 रुपये ले जाते हैं। तो इस लड़के ने कहा, इस लड़के का नाम मैंने बताया आपको, चलो मैं संदीप रख देता हूँ, ठीक है, और इस लड़की का नाम अंजलि रखता हूँ। नाम दोनों अलग हैं क्योंकि रिक्वेस्ट करी है कि इनके नाम नहीं बताए जाएं। ये जो है डिस्कशन क्या हो रहा है कि ये लोग अघोरी बाबा को बोल रहा है, ये 1000-1000 रुपये दिन का कमा लेते हैं, यानी महीने का तो 30,000 कहीं नहीं गया। 2-4 जादू दिखा दो, किसी आदमी को हाथ में अंगूठी दिखा दो, किसी की घड़ी दिखा दो, और ये कर दो और वो कर दो। अरे तुम अघोरी बाबा के बारे में बात कर रहे हो या जादूगर के बारे में बात कर रहे हो? बाबा ये सब दिखाएंगे तुम्हें? दिमाग नाम की चीज़ नहीं है, क्या बोल रहे हैं? लेकिन जो सुना है वही है, सही है ना? कोई रिसर्च नहीं, कुछ नहीं, बात करने की तो खैर तमीज़ ही नहीं है इन सब में। अब ये लड़के के दिमाग में, संदीप के, बात घर कर गई कि जॉब तो ये करनी है, अघोरी, अघोरी बनूंगा। तो सब लोग कहते हैं कि अरे तू कैसे बनेगा, लेकिन इनकी तो देखना, मतलब
बाल वाल बड़े हुए हैं इनके, दाढ़ी बढ़ रही है। उसने कहा तो क्या हो गया, और विग खरीद लूँगा मैं, और दाढ़ी भी नकली आती है, सुनते रहना अब यहाँ से। तो बहन ने कहा कि अरे कोई बात नहीं, हो जाएगा, वो सब मेकअप मैं कर दूँगी, तू लेकिन जादू कैसे करेगा। तो उसने कहा कि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट तुम सबको भी करनी पड़ेगी। अब इन सब का प्लान सुनिए ज़रा, बेवकूफ़ों का। ये तकरीबन 8 लोग हैं। इन्होंने पैसे इकट्ठे करके वहीं दिल्ली के एक जादूगर से ट्रेनिंग ली 3 महीने की। इस लड़के ने जादूगर बनने की, जादू सीखने की, कैसे कैसे जादू दिखाए जाते हैं, कैसे क्या किया जाता है, सामने वाले को अपने हाथों के कमाल को छुपाते हुए चीज़ें कैसे दिखाई जाती हैं, ये सब सीख लिया इसने 3 महीने में, जितना आ सकता था मतलब। उसके बाद की फ़ीस देने के इन पे पैसे भी नहीं थे। अब होता क्या है, इस लड़के ने घर पर नहीं बताया, और जब माँ बाप सो रहे थे तब इसने बाबा का रूप लेकर घर से बाहर निकला। रास्ते में कुछ लोग मिले, उनके सामने इसने कुछ इस तरह का जादू दिखाया। उन्होंने भी, बेवकूफ़ों ने अघोरी बाबा मानकर कुछ पैसे दे दिए। ऐसे करते करते ये अपने घर से काफ़ी दूर निकल गया। 2-2.25 किलोमीटर घूम के आया और वापसी में तकरीबन इसके पास 2000 रुपये जमा हो गए। घर पर आता है, अपनी बहन को पैसे देता और कहता है मज़ा आ गया, इस हिसाब से तो हम 60,000 रुपये महीना कमाएंगे। ये सिलसिला अब इसका डेली शुरू हो गया। अभी तक इसकी किस्मत ठीक थी क्योंकि अघोरी बाबा की नज़र इस पर नहीं पड़ी थी, लेकिन बाबा जो होते हैं ना, इनकी रक्षा महाकाल करते हैं, और महाकाल की सेना में तो आपको पता है कौन कौन है। भोले बाबा की जब शादी थी, आपको ध्यान होगा, सबसे आगे कौन नाच रहा था, और उसके पीछे की भीड़ भूत प्रेत आत्मा और कुछ ऐसी ऐसी शक्तियां जिनका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। आप उन्हें डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि वो प्रजाति ही क्या थी जो महादेव के विवाह में शामिल हुई थी। साइंस की तो खैर औकात ही नहीं है भाई साहब, बता दे, ये हमारे विद्वान ही बता सकते हैं, ठीक है। और जब आपके बड़े बुजुर्ग कोई इस तरह की कहानी कथा सुनाते हैं ना, तो उनके पास बैठो, सुनो और मुझे भी बताओ, मुझे बहुत आनंद मिलता है। होता क्या है कि ये इसी काम को करता चला जा रहा था और इसे ये नहीं पता था कि नज़र में आ चुका है, किसी की नज़र में आ चुका है। अब गलती से जब ये रात में इस तरह से घूम रहा था, तो जहाँ बाबा तप करते हैं, तपस्या करते हैं, जहाँ उनकी साधना हो रही थी, उसके इर्द गिर्द पहुँच गया। जैसे ही पहुंचा तो उनसे वहाँ मजाक करने के लिए उनके स्थल तक पहुंच गया। उनके पास जाकर बोलता है, अरे तुम कितना कमा के लाए, मुझे भी तो बता दो। अरे मैं तो देखो कम से कम 20-25 दिन हो गए और इतने पैसे कमा लिए, तुम कितने कमा। उनमें से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई मतलब नहीं उन्हें। वो अपना जो पूजा कर रहे थे उसी पर ध्यान दिया। फिर आया, दोबारा बोलने लगा, उन्होंने फिर ध्यान नहीं दिया। फिर से इसने बहुत गंदी गंदी बातें बोली और वहाँ से चल दिया। सोच रहा था कि अकेला जा रहा है, लेकिन आप जिनको परेशान करके आ रहे हो उनके रक्षक आसपास बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे। उनमें से 2 रक्षक साथ चल दिए कि देखें तो सही ये बाबा कौन है और कितनी ने विद्या आती है। ये लड़का घर पहुंचा। पहुंचने के बाद इसके हाथ पैर ठंडे पड़ने शुरू हो गए। इसकी बहन ने पूछा क्या हुआ, तो बोलता है पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा अंजलि, मेरी तबीयत खराब हो रही है। और फिर हंसने लगा बहुत तेज तेज। जैसे ही हंसे जा रहा था तभी मम्मी पापा की आंख खुल गई। तो बोलती है कि अरे चुप हो जा, वो जग जाएंगे, उन्हें पता पड़ जाएगी, तू अभी तूने ये सब बदला तो है नहीं, सब कुछ वैसे ही पहन रखा है तूने। उसने कहा नहीं 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 नहीं, और फिर हंसने लग गया।
अब माँ बाप उठे अपने कमरे से और इसको देखने आए तो वो डर गए कि ये क्या है और ये सब क्या कर रहे हो तुम दोनों। तो उन्होंने नहीं हम वो कुछ नहीं, इसके कॉलेज में कुछ कह रहे कॉलेज में फंक्शन है, कॉलेज को तो छोड़े ज़माने हो गए, जॉब गई है नहीं, कर क्या रहे हो तुम दोनों। तो पिता समझ गए कि इसका मतलब मेरे जानने वाले ने सही कहा था कि तुम्हारे बेटे को मैंने शाम को इस तरह से ऐसे रूप में देखा है। अरे तू पागल है, किसका रूप बनाकर घूम रहा है। बाबा किसी की नज़र पड़ गई ना अगर अघोरी बाबा की, तो ये सब हटा और माफ़ी मांग भोलेनाथ से, क्या कर रहे हो तुम। और वो फिर बैठकर हंसने लग गया। माँ ने कहा कि ये सब मत करो, ये तुम्हारे को बहुत भारी पड़ जाएगा। उन्हें नहीं पता कि भारी पड़ चुका है। वो तो जो रक्षक थे, मैं उन्हें वो नहीं कहूँगा जो आप सुनना चाह रहे हो, मैं रक्षक ही बोलूँगा, ठीक है। वो तो साथ हैं और उन्होंने ये भी देख लिया कि ये माता पिता को परेशान भी करते हैं। उनके आते के साथ ही उन्हें सारे घर का माहौल, पीछे क्या हुआ था, आगे क्या होना है, सब कुछ समझ आ जाता है। वो शक्तियाँ ऐसी नहीं होती हैं। आप और हम तो खैर इंसान हैं। अब ये शक्ति जो है ये माता पिता के सपोर्ट में समझ लो। वो बेटा करीब करीब 1-1.25 घंटे इसी तरह हंसता रहा, बार बार बैठ रहा है, फिर लेट जाता है, फिर हंसने लग जाता है, कुछ अजीब सा ही हो रहा है। और पैर हमारे ऐसे रहते हैं ना, वो सीधे करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ तक हो जाते हैं मैक्सिमम, है ना। लेकिन आप लेटने के बाद अगर आपका पंजा ऐसा है तो आप अपने पैर के अंगूठे से वापस नीचे नहीं मोड़ सकते, पॉसिबल नहीं है। और ये बार बार ट्राई कर रहा है, ठीक है। ये क्या ट्राई कर रहा है, शक्तियाँ थोड़ा सा ट्राई करा रही हैं। कितना पैसा कमाते हो, यही पूछा था। क्या लाया है झोले में, ये सब। अब जो जो इसने बाबा से उल्टा बोला था उसको यहाँ दोहराना शुरू कर दिया इसने। तकरीबन सुबह का 4-4:15 बजे का वक्त। अब माता पिता को एक तरह से पूरी फिल्म दिखा रहा है ये खुद, इसने क्या क्या बोला। और बहन जो है बार बार कह रही है, अरे चुप हो जा, तू क्या कर रहा है, चुप हो जा, मम्मी पापा सब सुन रहे हैं, चुप हो जा। नहीं जी, वो क्यों चुप होगा, उसे तो बुलवाया जा रहा है, वो अपना सिर से पैर तक का जोर लगा दे, अब नहीं चुप होता। अब माता की आंखों में आंसू आ गए कि कुछ हवा है इसके साथ। पिता ने कहा कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। वो सीधा अपने मंदिर गई, जोत जलाती हैं और कहती हैं, बाबा भोले बाबा कृपा करो, मेरे बेटे से बहुत बड़ी गलती हो गई, जो भी इसके साथ है बस रक्षा करो। तभी उसके कमरे से रोने की आवाज़ आने लग गई और फिर बैठ गया कि मम्मी दर्द हो रहा है, मेरे एक कंधे में बहुत दर्द हो रहा है। ये दोनों बैठ गए हैं, दोनों को हटाओ। इसके पिता समझ गए कि यहाँ अब शक्ति कोई दूसरी है। वो सीधा अपने घर से थोड़ा दूर जो एक बजरंगबली का मंदिर था, सीधा वहाँ पहुँचते हैं। मंदिर सुबह 4-4:15 खुल जाते हैं। सीधा भागता हुआ जाता है, वहाँ पंडित जी से कहता है, पंडित जी ऐसे ऐसे कोई हमें हवा लगती है कि जो उसके साथ है। तो उन्होंने कहा हुआ क्या था, उन्होंने सब बताया। कह रहे तुम पागल हो, तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है तुम्हें पता नहीं है। अरे उनके आगे सब हाथ जोड़ देते हैं और उनका मजाक उड़ा रहा है तुम्हारा बेटा, ये तो होना ही था कुछ ना कुछ तो। और एक और बात बता दूं, ये बाबा ने किया भी नहीं है। जो तुम आरोप लगा रहे हो ना कि अघोरी बाबा ने ये सब किया है, वो नहीं करते हैं ये, और उन्हें ज़रूरत ही नहीं है। अगर वो आंख में आंख डालकर देख लेना तो समझ लो कि तुम वो नज़ारे देख जाओगे जो कि तुम सोच भी नहीं सकते। उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इतना। क्या करूँ अब बताओ। तो उन्होंने कहा बस हम तो बालाजी की शरण में आए हैं, बेटे को ठीक करना है। उन्होंने कहा देखो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि वहाँ उसके पास बाबा की जोत जलाओ, ठीक है, मैं यहाँ से उनका प्रसाद दे रहा हूँ, एक धागा देता हूँ, बालाजी रहम करें और लड़का सुरक्षित रहे और ज़िंदा रहे। लेकिन जो उसने हरकत करी है ना, और वो जो बोल रहा है कि मेरे साथ कोई बैठा है, तो तुम समझदार हो, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कुछ भी करो आप। उन्होंने कहा ठीक है कुछ देर रुको, जैसे ही दूसरे वाले पंडित जी आते हैं मैं तुम्हारे साथ घर चलता हूँ। 10 या 12 मिनट बाद
दूसरे पंडित जी आ गए तो ये वाले जो बड़े पंडित जी इनके साथ घर आए। उन्होंने देखा उसकी हालत काफ़ी अजीब हो रही थी। उसकी ये दोनों उंगलियां जो हैं एक तरह से नीली पड़ गई थी, बाकायदा जैसे इंक पॉट नहीं होता, इंक पॉट में उंगली डाल दी हो, इतनी नीली हो रही थी। अब इन्होंने पंडित जी ने आते ही कलावे से पहले वो दोनों उंगलियां बांध दी। इसके कंधे पे कितने जने थे? 2। इसकी उंगली कितनी नीली हुई? 2। और इसकी एक आँख में भी थोड़ा सा फ़र्क आने लग गया था, पुतली हल्की हल्की, जैसे इनके पिता ने बताया बड़ी छोटी में हल्का हल्का फ़र्क था, बहुत हल्का, माइनर सा। माँ तो 1 मिनट में पहचान लेती है ना, तो माँ ने बताया ये बात। जैसे ही कलावा बांधा है तो उसकी उंगली नॉर्मल हुई है। ठीक है, इन्होंने बालाजी का नाम लिया, हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू करी। लड़का तकरीबन 2.5 घंटे में सो गया। खेल करता रहा, बीच में बहुत सारे खेल हुए, क्या क्या बताऊं आपको। आप ये मानिए कि अगर मैंने विस्तार से बताया तो बहुत ज़्यादा डर बैठ जाएगा आपके मन में, इसलिए बस ये मानिए कि 2.5 घंटे में लड़का सो गया। और तब तक उन्होंने अपना पाठ बंद नहीं करा जब तक जो उन पंडित जी को पता था ये करने से आराम मिलेगा या ये लड़का ठीक हो जाएगा। 9 बजे, 9:15 बजे तक पंडित जी वहीं थे, बातचीत हो रही थी और बिटिया को भी समझा रहे थे कि देख लिया परिणाम क्या हुआ तुम्हारे भाई का, पढ़े लिखे लोग और तुम्हारी हरकतें देखो। अरे जब वो किसी से ना कुछ मांगते, ना कुछ कहते, ना किसी के रास्ते में आते, ना किसी की पूजा में विघ्न डालते, तो आप लोग क्यों उन्हें परेशान करते हो? क्या समझते हो उन्हें? वो आपसे कुछ मांगने आते हैं? भिक्षा मांगते हैं आपसे? वो मांग के खाना खा रहे हैं आपसे? शर्म आनी चाहिए। अब यहाँ बहन को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है कि गलतियाँ बहुत हो गई हमसे, और ये तो बहुत ही भयानक है। भाई की हालत देखकर रोंगटे खड़े हो गए हैं इसके। अब होता क्या है कि ये जो है लड़का वापस खड़ा होता है, फिर से कुछ ना कुछ खेल करना शुरू कर देता है। तब ये हाथ जोड़ देता है कि अब मेरे बस की बात नहीं है, यहाँ से आप मेहंदीपुर ही चले जाना, वहीं अब इसका जो परेशानी है वो दूर होगी, हमारे बस की बात नहीं है। मेहंदीपुर बालाजी ले जाने के बाद इसके कष्ट का निवारण हुआ है। और यकीन मानिए कि बालाजी ने इसके ऊपर से ऊपरी हवा तो हटा ही दी, इसके दिमाग पर लगी हुई ये जो इतनी मोटी परत थी ना मिट्टी की, जो कि घमंड नाम की चिपक गई थी, माता पिता का सम्मान नहीं करना, सब सुधार दिया बालाजी ने। ठीक है, और ये लड़का आज अपने माता पिता के साथ ही रहता है, बहना की शादी कर चुके हैं, और कहानी माता पिता ने ही भेजी है। और कहते हैं कि नितिन भाई, बालाजी जाने के बाद जब ये ठीक होकर घर आया है, उसके 1.5 महीने बाद फिर से इस पर कुछ अजीब सा होना शुरू हो गया था। ठीक है, ये मानो कि हल्का सा फिर से एक इसे याद दिलाने के लिए कि गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, तो इसे 15 दिन मेंटल हॉस्पिटल में भी रहना पड़ा है। आप समझ रहे हो क्या कर रहे थे, कहाँ जा रहे थे, कहाँ पहुँच गए और क्या हो सकता था। ये तो भाई आप मानो या ना मानो, तो ये जो हमारे कोतवाल हैं ना, ठीक है, जो हमारे बालाजी हैं, ये अच्छों को सुधार देते हैं। वो तो ये समझो कि इसकी किस्मत अच्छी थी और माँ बाप के पुण्य कर्म थे जो कि बच गया, वरना हरकत तो इसकी ऐसी थी जो कि आप सुन ही चुके हो। खैर अब सब ठीक है, मान सम्मान करता है और तमीज़ में आ गया है। आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा। जय श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज, और आपका नाम आपकी जगह। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।